नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद्यावन सर में। आज हम कौटिल्य के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय विचारक के रूप में पॉलिटिकल साइंस में इसको पूछा जाता है। तो जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं कौटिल्य की। कौटिल्य के विषय में पढ़ने सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी उसके संबंध में। सामान्य परिचय। दूसरे नंबर पे उसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके विषय में जानेंगे। तीसरा है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। चौथा है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। पांचवा है न्याय व्यवस्था एवं कानून। तो पहले में हम जानेंगे सामान्य उसका परिचय, उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, जितने एग्जाम में जिनकी ज़रूरत पड़ती है बस उतनी ही। फिर अर्थशास्त्र, उसकी पुस्तक के विषय में जानेंगे। फिर राज्य की उत्पत्ति का जो उसने सिद्धांत दिया उसके विषय में। और पांचवा है राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है पांचवा न्याय व्यवस्था एवं कानून। तो एक एक करके इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले सामान्य परिचय के विषय में हम जाते हैं, जो सामान्य उसका परिचय है। सामान्य परिचय में देखेंगे कि कौटिल्य जो है वो उसका जन्म कहाँ हुआ। तो कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था और वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और इसके नाम के विषय में जानते हैं कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम, जो उसका वास्तविक नाम है वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त है। इसको अन्य एक नाम से जानते हैं चाणक्य। चूंकि इसके जो पिता हैं, इसके पिता का नाम है चाणक्य। चाणक्य का पुत्र होने के कारण इसको चाणक्य कहा गया। फिर जानते हैं कौटिल्य, एक नाम मिलता है कौटिल्य, जो हम पढ़ ही रहे हैं टॉपिक में, कौटिल्य। कौटिल्य चूंकि ये कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में इसने जन्म लिया था, इस वजह से इसको कौटिल्य भी कहा गया। इसका एक अन्य नाम मिलता है विजय। विजय के संबंध में ऐसा कहा जाता है चूँकि इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है सत्ता से हटाया और मौर्य वंश की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इस वजह से इसको विजय भी कहा गया है। तो इसके नाम को लेकर जो है राजनीति विज्ञान में वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन जो इतिहास के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर इसके विषय में ऐसा पूछा जाता है। फिर देखते हैं कि किस तरीके से चाणक्य जो है कौटिल्य की भूमिका में आया। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद का जो प्रधानमंत्री था सक्टार, तो सक्टार से घनानंद के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और उसमें आपसी मतभेद थे। तो एक बार घनानंद ने सक्टार को ऐसा कहा कि भाई राज दरबार में विद्वानों की एक जो है सभा बुलाई जाए, सभा आयोजित की जाए। तो सक्टार ने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, उसमें कौटिल्य को भी आमंत्रित किया गया और कौटिल्य को जो भी आसन जो दिए गए, जहाँ बैठने का जो स्थान है वो दिया गया, तो कौटिल्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया उसने, सक्टार ने। ऐसा जानबूझकर किया गया, ऐसा कहा जाता है।
तो ऊंचे आसन पर बैठकर देखकर घनानंद जो है बहुत ज़्यादा जो है नाराज हुआ, क्रुद्ध हुआ और उसने अपमानित किया कौटिल्य को। तो कौटिल्य ने उसी समय प्रण किया था कि मैं जो जब तक घनानंद का अंत नहीं कर देता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो वो सभा से फिर वो वापस आ जाता है और वापस आते समय उसे एक जो लड़का है राजकीलम नामक जो खेल खेल रहा होता है उसको वो देखता है और ये जो बच्चा है आगे चलकर वो चंद्रगुप्त बनता है। तो उसको वो जो है तक्षशिला ले जाता है, वहाँ पर उसको शिक्षा दीक्षा करवाता है, फिर शिक्षित करता है और नंद वंश को समूल नष्ट करने में योगदान देता है। और उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और पहला ऐसा केंद्रीकृत प्रशासन जो है मौर्य वंश में ही हमें दिखाई देता है। तो ये उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी है और यही कौटिल्य जो है बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये तो कौटिल्य के विषय में सामान्य जानकारी होगी। अब आते हैं अर्थशास्त्र के विषय में। अर्थशास्त्र कौटिल्य की एकमात्र पुस्तक है अर्थशास्त्र और उसमें ही जो है वो बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत को देता है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो रचना काल उसका क्या है। रचना काल है 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का ये ग्रंथ है, ये पूछा जाता है। और सर्वप्रथम साम शास्त्री नामक विद्वान, एक साम शास्त्री नामक विद्वान हैं, साम शास्त्री विद्वान ने 1905 में मैसूर संग्रहालय में मैसूर संग्रहालय में अर्थशास्त्र को देखा और उसके बाद उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तब जाकर लोगों को पता लगा कि कौटिल्य ने कोई पुस्तक भी लिखी है। तो ये जानकारी है कि साम शास्त्री ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में बताया और बाद में फिर जब लोगों ने इसको पढ़ा, जाना, समझा तब जाके कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में लोगों को जानकारी हुई। तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा इसमें देखेंगे 15 अधिकरण है इस पुस्तक में, ध्यान रखना है। 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं, ये ध्यान रखना है। तो कुछ जो अधिकरण हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हम आगे जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। सारे अधिकरणों के विषय में हमें जानना जरूरी नहीं है। तो देख लेते हैं कुछ कुछ जो अधिकरण हैं उसके विषय में। पहला अधिकरण, अगर हम जैसे पहले अधिकरण की बात करें तो पहला अधिकरण है विनयाधिकरण। पहला अधिकरण है विनयाधिकरण। इस अधिकरण में राजा की जो भी सामान्य दिनचर्या है उसके विषय में बताया गया है। तो और फिर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम चलते हैं तो देखते हैं तीसरा अधिकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है धर्म स्थीय। धर्म स्थीय ये दीवानी मुकदमों से संबंधित है, दीवानी मुकदमों से संबंधित है, यानी कि ये जो न्यायालय की बात है। धर्मस्थीय एक न्यायालय है जो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है। चौथे में देखेंगे, चौथा जो अधिकरण है वो है कंटक शोधन। कंटक शोधन जो अधिकरण है इसमें फौजदारी मुकदमों के विषय में बताया गया है, जिसमें दंड का विधान होता है।
तो ये बहुत ही, जब हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम चलते हैं आगे। जो छठा अधिकरण है वो है मंडल योनि। मंडल योनि, मंडल योनि, चूँकि जब हम विदेश नीति पढ़ेंगे, परराष्ट्र सिद्धांत पढ़ेंगे कौटिल्य का, तो मंडल योनि का वहाँ पर जिक्र होगा, जिसमें 12 राज्यों के प्रति किस तरीके से जो है उपाय किए जाएंगे, या कह सकते हैं कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएंगी उनको लेकर, उसके बारे में बताया गया है। शत्रु राष्ट्र को वश में करने के इसमें उपाय हैं। शत्रु राष्ट्र जो है, शत्रु राष्ट्र को बस में करने के उपाय इसमें बताए गए हैं। इसमें 12 राज्यों के विषय में हम पढ़ेंगे मंडल योनि में। फिर देखेंगे जो 7वां जो अधिकरण है वो है षड्गुण नीति। षड्गुण यानी कि षड्गुण अधिकरण है, जिसमें क्या बताया गया है कि शत्रुओं का प्रतिकार कैसे करना है, शत्रु के प्रतिकार का उपाय, यानी कि शत्रु जो राष्ट्र हैं, शत्रु के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। शत्रु राष्ट्र के प्रति किस तरीके से उनका प्रतिकार करना है। षड्गुण मतलब 6 गुणों वाली नीति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका ही हमें आगे जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे कौटिल्य के, तो वहाँ पर ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये 2 न्याय व्यवस्था में पड़ेगी और ये परराष्ट्र नीति में पड़ेगी। बाकी अधिकरणों के विषय में बहुत अंदर तक जानकारी रखना जरूरी नहीं है, हमें लगता है इतना ही जान लेना पर्याप्त है। तो अर्थशास्त्र के विषय में हमने जान लिया। अब हम चलते हैं इसके अगली पॉइंट की ओर जो हमने बताया था। तो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था वह है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये हमें जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य से पूर्व मनु ने जो है सिद्धांत दिया था, और उसने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया, और उसकी बात बताई कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो देवताओं ने की है। लेकिन कौटिल्य जो है राज्य की उत्पत्ति का अलग सिद्धांत देता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं करता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो किस सिद्धांत के तहत हुई है, लेकिन उसके जो भी, जब पूरे अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं तो जो भी उसने प्रशासकीय सिद्धांत दिए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वह राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत देता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये देता है। कौटिल्य का मानना है, जिस तरीके से हॉब्स भी कहता है कि आदिम काल में जब जीवन जो है घोर कलह में था और मत्स्य न्याय चारों ओर हावी था, यानी कि जो शक्तिशाली है वो निर्बल को दबाता था, तो ऐसे में निर्बल लोगों ने अपने में से ही एक व्यक्ति को राजा चुना और उससे एक कहा कि आप हमारे जन और धन की रक्षा करें, इसके बदले में हम आपको टैक्स देंगे, कर देंगे। तो एक प्रकार से देखें तो कौटिल्य के जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का ही सिद्धांत है, जिसको सामाजिक संविदा सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला चलते हैं। अगला है जो चौथा पॉइंट, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सप्तांग यानी कि किसी चीज़ के 7 अंग हैं। तो देखेंगे
कि जिस समय ये साप्तांग सिद्धांत का ये उल्लेख करता है कौटिल्य, तो उस समय में जो मौर्य प्रशासन है, और मौर्य प्रशासन के समय वो जो व्यवस्था है, शासन की जो प्रणाली है, वो है कौन सी? राजतंत्रात्मक है, यानी कि राजतंत्र था। उस समय राजा का शासन होता था, तो ये ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में देखेंगे तो अधिकतर जो देश हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो वहाँ पर राज्य के अलग अंग हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो साप्तांग सिद्धांत देता है, और ये व्यवस्था जो है राजतंत्र के अधीन है, राजतंत्र के रूप, मतलब कहें तो राजतंत्र के को फोकस करते हुए है। तो इसमें देखेंगे ये राज्य का, इस सिद्धांत को हम सावयवी सिद्धांत भी कहते हैं। सावयवी सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। सावयवी का मतलब होता है अवयव, अवयव मतलब होता है अंग, यानी कि कौटिल्य ने राज्य की कल्पना एक जीवित मनुष्य के रूप में की, यानी कि जिस तरीके से एक जीवित मनुष्य के अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, आँख होती है, नाक होती है, उसी तरीके से राज्य के भी कुछ अपने अंग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से उसके अंग हैं। तो पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड, और सातवां है मित्र। ये 7 अंग बताए हैं। देखेंगे साप्तांग सिद्धांत, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो साप्तांग सिद्धांत सर्वप्रथम जो है मनु देता है। अगर ये क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम साप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो मनु है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति के तहत और यथार्थपरक जो अगर सिद्धांत कहेंगे तो कौटिल्य का सिद्धांत है। चूँकि मनु का जो साप्तांग सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा कल्पना पर आधारित है, और कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है वो यथार्थवादी सिद्धांत है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था हम जो है मौर्य प्रशासन में, मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं, तो ये ज़्यादा व्यवहारिक है। तो देखेंगे पहला है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा, राजा यानी कि आदेश देने वाला और शासन करने वाला। तो आदेश देने वाला, शासन करने वाला व्यक्ति ही स्वामी है, और साप्तांग सिद्धांत में वो सर्वोपरि है, यानी कि पहले नंबर पर है। उसमें राजा को लेकर जो बात कही गई है कि उसके कुछ गुण भी हैं राजा के, जैसे उसके अंदर विवेक हो, ज्ञान हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो, और शत्रु को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, तो वही व्यक्ति राजा बन सकता है। दूसरा देखेंगे अंग अमात्य। अमात्य का मतलब है कि जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके विषय में बताया गया, जिनको कौटिल्य जो है सचिव भी कहता है, सचिव भी कहता है अमात्य को। और अमात्य के विषय में बताया गया है कि अमात्य की जब भी नियुक्ति राजा करे तो योग्यता के आधार पर करे, और ऐसे व्यक्ति ही अमात्य बनाए जाएं जो राज्य के प्रति निष्ठावान हो। और ये भी बताया है कौटिल्य ने कि जो व्यक्ति राजा के सहपाठी हैं या सगे संबंधी हैं और योग्यता नहीं रखते हैं, तो उनको अमात्य नहीं बनाया जाना चाहिए। और अमात्य की संख्या के विषय में कहता है कि अमात्य की जो संख्या है वो आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से राजकीय कार्य हैं तो कार्यों के निस्तारण में जितने भी लोगों की ज़रूरत हो अमात्यों की, तो उस तरीके से उनको नियुक्त करना चाहिए। तो निश्चित संख्या नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब वो परामर्श करेगा किसी कार्य को लेकर, राजा जब परामर्श करेगा किसी कार्य को लेकर, तो कम से कम 3 से 4 अमात्यों के परामर्श के आधार पर ही वह कोई निर्णय लेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। निश्चित संख्या नहीं की है, लेकिन परामर्श की संख्या वो बताता है कि जब परामर्श हो, किसी मुद्दे पर कोई डिसीजन लेना चाहे राजा, तो कम से कम 3 से 4 अमात्य का जो है परामर्श आवश्यक है। फिर चलते हैं जनपद। जनपद में आप देखेंगे
कि जनपद का मतलब है जनयुक्त भूमि। जनयुक्त भूमि, यहाँ कौटिल्य बहुत ही विस्तार से बताता है कि जनपद में दो लोग शामिल होंगे, एक तो जो जनता है और जनता जिस भूमि पर निवास कर रही है वो भूमि। तो जनता कैसी होनी चाहिए? वो राज के प्रति निष्ठावान हो और जो भी राजा आदेश दे उसके आदेशों का पालन करने वाली हो। इसके अलावा वे स्वेच्छा से टैक्स प्रदान करती हो। तो ऐसी जनता की वो बात करता है। और भूमि के तहत वो कहता है कि भूमि ऐसी होनी चाहिए जो भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य की रक्षा करती हो, प्राकृतिक रक्षा करती हो। इसके अलावा उस भूमि में उपजाऊ भूमि हो, प्राकृतिक जो भी खनिज संसाधन है वो उसमें होने चाहिए। तो उसको वो जनपद बताता है। चौथे अंक की बात करते हैं दुर्ग। तत्कालीन समय में देखेंगे तो दुर्ग का बहुत ज़्यादा महत्व था। दुर्ग का मतलब होता है किला। तो ये जो दुर्ग होते थे ज़्यादातर ये राजधानियों में ही होते थे। तो दुर्गों के बारे में 4 प्रकार के दुर्ग बताता है कि भाई 4 प्रकार हैं इनके, 4 प्रकार के दुर्ग होने चाहिए किसी भी राज्य में। पहला वो बताता है औदिक। औदिक का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। ठीक है। दूसरा दुर्ग है पार्वत, यानी कि पर्वतों के बीच में दुर्ग जो हो, ऐसा दुर्ग कहलाएगा पार्वत। फिर है तीसरा धानवन। धानवन दुर्ग जो होगा वो मरु प्रदेश में होगा, रेगिस्तान जहाँ पर कोई लोग ना रहते हों, निर्जन भूमि में। तो ऐसी जगह पे जो दुर्ग होगा वो धानवन कहलाएगा। और जो चौथा दुर्ग है वो होगा वन दुर्ग, है ना, उसको वन दुर्ग कहा, यानी कि वनों के बीच में दुर्ग। तो देखेंगे इन चारों प्रकार के दुर्गों का अपना अलग अलग महत्व है। यानी कि सामान्य दिनों में इस तरीके के दुर्गों को अपनाया जाना चाहिए राजा के द्वारा। लेकिन जब राजा के राज्य पर आक्रमण, कोई विदेशी शक्ति आक्रमण कर देती है और अपना जीवन बचाने के लिए राजा को एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया है कि औदिक और पार्वत जो दुर्ग है ये सामान्य दिनों में राजा यहाँ पर मतलब इन दुर्गों का उपयोग करे। और जब विदेशी शक्ति कोई आक्रमण कर देती है और राजा को अपना जीवन बचाना जो है मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में धानवन और वन दुर्ग का जो है वो उसके उपयोग करना चाहिए। तो 4 प्रकार के ये दुर्ग हो गए हैं। अब आगे चलते हैं कोष की ओर। देखेंगे कि कोष यानी कि खजाना किसी भी राज्य के समृद्धि के लिए, उसके स्थायित्व के लिए कोष का होना, एक समृद्ध कोष का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए महत्व की दृष्टि से कौटिल्य ने कोष को दूसरे नंबर पर रखा है, राजा के बाद दूसरे नंबर पर रखा। हालांकि ये जो क्रम है, ये तो क्रम तो सही है, लेकिन महत्व की दृष्टि से क्या है, राजा के बाद कोष का नंबर आएगा। और कोष किस तरीके से भरा जाएगा, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो सामान्य लोग हैं, जो भूमि पर जो कुछ अनाज उपजाते हैं, भूमि पर जो कुछ अनाज उपजाते हैं तो उनसे 1/6 भाग टैक्स लिया जाए राजस्व के रूप में। और व्यापारी वगैरह से, व्यापारी से 1/10 जो भाग है वो टैक्स के रूप में वसूला जाए। और जो भी राज्य कर्मचारी राजकोष को यानी कि राजस्व को वसूलने में लगे हैं, उन पर राजा के द्वारा गुप्तचरों के माध्यम से निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात कौटिल्य कहता है। तो ये कोष हो गया है। फिर हम आते हैं दंड। दंड से यहाँ पर तात्पर्य है सेना से। सेना, क्योंकि किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर कौटिल्य चतुरंगी सेना के विषय में बताता है। और वो ये कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा वो जो है वर्गभेद करता है सेना के संबंध में। वो कहता है कि क्षत्रिय वर्ग ही सैनिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं और आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहता है कि सेना के लिए कि
प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए, यानी कि उसके प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। कोई भी सेना है अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी, तो समय आने पर या युद्ध की स्थिति में वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो प्रशिक्षित सेना की बात करता है, उसके प्रशिक्षण की बात करता है, और विजयी संतुष्ट सेना की बात करता है। विजयी संतुष्ट सेना का मतलब होता है, विजयी संतुष्ट सेना, विजयी संतुष्ट सेना का मतलब होता है कि उसको वेतन जो है मिलता रहे, जितना जो है आवश्यक, जो भी उसकी दिनचर्या चल सके, तो उसको पर्याप्त वेतन मिलता रहे। और वेतन के रूप में वो सर्वप्रथम कहें तो कोई विचारक जो है नगद वेतन की बात करता है। कौटिल्य नगद वेतन मिलना चाहिए, ये कहता है। तो ये ठीक है। फिर अगला आते हैं मित्र। मित्र के रूप में आनुवंशिक मित्र की बात करता है, यानी कि आनुवंशिक मित्र का है मतलब है कि जो वास्तविक मित्र हैं, जिनको बनाया नहीं गया ज़बरदस्ती, बल्कि वो स्वतः ही मित्र बने हैं। कृत्रिम मित्र की बात वो नहीं करता है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए अपने आसपास जो है मित्र राज्य को होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो विदेशी जो शत्रु राष्ट्र हैं वो उस पर आक्रमण कर सकता है। तो हमने जाना समझा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है और कितने उसके अंग हैं, 7 अंग बता दिया। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत सप्तांग की बात कही, और इसे सावयवी सिद्धांत के रूप में भी लिया जाता है। अब देखेंगे वर्तमान में देखेंगे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राज्य के कितने अंग हैं। तो अंग के रूप में देखेंगे तो वर्तमान में देखेंगे राज्य के कितने अंग हैं। राज्य के अंग हैं 4। पहला है जनसंख्या, जनसंख्या है। फिर है भूभाग, फिर है सरकार, फिर है संप्रभुता। ये 4 अंग हैं वर्तमान में किसी भी राज्य के, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पर है। तो वर्तमान में राज्यों के अंतर्गत जो है 4 अंग आते हैं। ये अब हमने जान लिया। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं कानून एवं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था एवं कानून। तो न्याय व्यवस्था के तहत देखेंगे 2 तरीके के न्यायालय हैं। पहला है धर्मस्थीय, न्यायालय। फिर दूसरा है कंटक शोधन। ये मैंने आपको बताया था जब मैं अर्थशास्त्र के अधिकरण बता रहा था। तो देखेंगे धर्मस्थीय न्यायालय जो होते हैं वो दीवानी विषय के जो भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करेंगे, और कंटक शोधन है वो फौजदारी जो भी विषय होते हैं, जैसे मारपीट है, इस तरीके की जो भी विषय है जिसमें दंड का प्रावधान होता है, सज़ा का प्रावधान होता है, तो वो कंटक शोधन में आएंगे। इसको फौजदारी न्यायालय कहा जाएगा। ये 2 तरीके के न्यायालय हैं। ये विषय को लेकर है, यानी कि विषय को डिवाइड किया गया है। दीवानी मुकदमे कौन से होंगे, दीवानी विषय कौन से होंगे, और फौजदारी कौन से होंगे। अब हम देखेंगे तत्कालीन समय में जो भी जो न्याय व्यवस्था है उसका जो संगठन है वो एक हायरार्की लिया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखना है। उसका अपना एक पदानुक्रम है, इसका न्याय का जो संगठन है। तो सबसे पहले देखेंगे एक ग्राम पर, यानी कि एक गांव में क्या होगा,
पंचायती न्यायालय होंगे। देखेंगे कि 1 ग्राम के ऊपर पंचायती न्यायालय, 10 ग्राम के ऊपर जो है 10 गांवों के ऊपर एक संग्रह नामक न्यायालय होगा, और 400 ग्राम के ऊपर द्रोणमुख होगा, और 800 ग्राम के ऊपर जो होगा वो कौन सा न्यायालय होगा, स्थानीय कहा जाएगा उसका, स्थानीय न्यायालय। और फिर जनपद स्तर पर एक होगा सर्वोच्च न्यायालय, जनपद के स्तर पर होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके का ये स्तर है न्यायिक संगठन का, यानी कि 1 ग्राम पर पंचायती न्यायालय, 10 ग्राम के ऊपर संग्रहण न्यायालय, 400 ग्राम के ऊपर द्रोणमुख न्यायालय, और 800 ग्राम के ऊपर स्थानीय न्यायालय, और फिर जनपद स्तर पर होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसमें ध्यान रखना है जो प्रधान न्यायाधीश है वो तो राजा ही होगा, जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो राजा है। इसके अलावा जब भी न्याय किया जाएगा तो उस न्याय में 3 तो न्यायाधीश होंगे, प्लस 3 जो होंगे, या ये कह सकते प्लस 3 अमात्य होंगे। तो एक कोरम होगा उनका, जब भी कोई सुनवाई करेंगे किसी भी मामले की तो एक कोरम रहेगा, 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य, और ये 6 लोग मिलकर ही किसी मुकदमे की सुनवाई करेंगे। तो ये हमने जान लिया कि न्यायिक व्यवस्था के तहत धर्मस्थीय और जो कंटक शोधन जो न्यायालय है उनके विषय में जाना, और उसके बाद जो एक पदानुक्रम है न्याय व्यवस्था का, जो सांगठनिक जो ढांचा है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम कानून पर आते हैं। कानून का स्रोत क्या होंगे? कानून का स्रोत तो देखेंगे, कानून के 4 स्रोत बताए हैं, 4 स्रोत हैं। पहला बताया है, पहला अगर देखें तो पहला है धर्म और धर्मशास्त्र। धर्म और धर्मशास्त्र जो है वो कानून के स्रोत हैं। फिर दूसरा है व्यवहार। व्यवहार को कानून का स्रोत माना गया है। तीसरा है प्रथा। प्रथा को भी कानून का स्रोत माना गया है। और चौथा है वो है न्याय, यानी कि पूर्व में कोई उस जो भी ऐसे कोई मामले हैं कि उसी तरीके के मामले पहले हुए हैं और उस पर कोई डिसीजन दिया गया है, तो उस डिसीजन को भी कानून के स्रोत के रूप में जो है उपयोग किया जा सकता है। तो देखेंगे कानून के स्रोत के रूप में धर्म एवं धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रथा और न्याय, ये 4 तरीके के जो है कानून के स्रोत हैं। इनके आधार पर ही जो है डिसीजन दिया जाएगा। तो आज हमने कौटिल्य के जो देखें तो उसका सामान्य परिचय है, अर्थशास्त्र के विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने जाना, फिर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और साप्तांग सिद्धांत है, फिर न्याय व्यवस्था एवं कानून, इन सिद्धांतों को हमने जाना और समझा। तो एक कौटिल्य का पार्ट 1 है और जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही आएगा। उसमें हम परराष्ट्र नीति की विषय में जानेंगे, जो भी मंडल सिद्धांत है उसका, षड्गुण नीति है और मैकियावेली से इसकी तुलना, ये भी हम उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।